धोखा के गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते, एक मिनट बोल। हाँ अच्छा ठीक है। पूछ लूंगी मैं फोन करके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? देखना एक बार चैट में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। देखना ना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार चैट खोल के। दो मैसेज तो पड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाद में जो एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करी थी, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने ये यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग की थी, तब मैंने कहा था, मैंने दो एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो मैंने कहा था कि एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और एक वे ऑफ एनर्जीज है, मतलब ऊर्जा को स्थानांतरित करने के तरीके थे। जो मैंने ऊर्जा को ट्रांसफर करने के दो तरीके बताया वो तो थे वर्क एंड हीट के द्वारा ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ये चीज मैं बता चुकी थी। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि दो प्रकार से होती है, तो मैंने बोला था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दो तरीके की, स्टैटिक और डायनेमिक होती थी, जिसमें से स्टैटिक पे कहा था मैंने किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, यानी कि मैंने आपसे बोला था कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन होती है, यानी कि एंट्रोपी, जैसे ये कोई एक एक कंडीशन है, ये कोई दूसरी कंडीशन है, इट इज ए एंड इट इज बी, तब ध्यान रखना एंट्रोपी जो होती है वो केवल अवस्थाओं पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। किस पर? अवस्थाओं पर निर्भर करती है, पथ पर नहीं। इसलिए एंट्रोपी एंट्रोपी अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। तो मेरा अगला टॉपिक है अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जहां आप देखेंगे मैं अगले जो डेरिवेशंस करूंगी इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी, देखना मैंने बोला अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी, तो एंट्रोपी की परिभाषा से, एंट्रोपी की परिभाषा से कल ही पढ़ा है, डी एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये पढ़ा है इक्वेशन फर्स्ट, याद है या नहीं कल का? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के
प्रथम नियम से। देखना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करें तो मैडम हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। क्योंकि मुझे डेल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू को तो पॉजिटिव में यहीं रहने देती हूँ, डब्ल्यू को इधर ले जाती हूँ। माइनस में है तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहां से क्यू बराबर क्या आया, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। चूंकि मुझे डेल क्यू का मान निकालना है तो दोनों तरफ अवकलन कर दूं। क्या आएगा, डेल क्यू बराबर डेल्टा का एक बार और अवकलन करेंगे तो मैडम हम इसे डी में बदल देते हैं। और पी डीवी के बारे में तो पता ही है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी। और अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, पी डीवी आएगा। डिफरेंशियल कर दिया है। अब यहां से डेल क्यू का मान समीकरण 1 में रखोगे। डेल क्यू का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, ds बराबर डेल क्यू की जगह पर रखो डीई प्लस पीडीवी, डीई प्लस पीडीवी अपॉन टी। इनको अलग अलग कर दें तो ds बराबर डीई अपॉन टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। ये बहुत काम आएगा, ये इक्वेशन बहुत डेरिवेशंस में काम आएगी। आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे हम। चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन मैंने ए दे दी है, आगे मैं कहूंगी डायरेक्ट समीकरण ए से। समीकरण ए से तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि समीकरण ए क्या था। समीकरण ए है ds बराबर डीई अपॉन टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया बताओ, आया या नहीं आया, आ गया। एनी डाउट, कोई डाउट है आपको? अगले सिलेबस के अगले टॉपिक पर चलेंगे। ये डेरिवेशन बड़ा रहेगा, आज का पूरा लेक्चर इसी डेरिवेशन में निकालूंगी मैं। कोशिश करूंगी जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और अगर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे चल लेंगे, और अगर नहीं हुआ मतलब एक ही दिन में कवर अप कराना है मुझे, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आयतन व ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी। हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। कोई गलती होगी तो मुझे बताएंगे, मेरे से हो सकता है कि बोर्ड पे लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसे करेक्ट भी करवाएंगे आप लोग। कोशिश करूंगी कि कैलकुलेशन में कोई गलती ना करूं, पर फिर भी हो जाए तो थोड़ा बता देना कि हाँ यहां गलती हो गई है। तो देखो, माना चूंकि एंट्रोपी अवस्था फलन है तो यथातथ अवकल होगा, होगा या नहीं? तो माना एंट्रोपी एस ताप एवं आयतन का फलन है। ताप एवं आयतन का क्या है, फलन है बच्चों। ताप एवं आयतन का फलन है तो मेरा फेवरेट स्टेप, एस बराबर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या करेंगे अगला, अगला करेंगे, ये समीकरण 1 है माना, क्या करूं, समीकरण 1 का स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष और स्थिर आयतन का, और स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही तो करते आए हैं। कोई दिक्कत आए तो चैट पे बताइए मुझे कि मैडम ये स्टेप दोबारा बताइए। एक बात ध्यान रखना, एक बार मिट गया तो दोबारा नहीं बता पाऊंगी। अगर आपके दिमाग में विचार हो कि मैडम दोबारा बता दो, पूरी डेरिवेशन बहुत लंबी है, एक पूरा लेक्चर जाएगा इसमें,
तो आप कहो कि मैडम ये स्टेप समझ में नहीं, जिस जगह ना आए चैट पे तुरंत बताओ मैडम मैं ये स्टेप समझ में नहीं आई, दोबारा समझाइए। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ds बराबर, कैसे करते हो आप, एक बार ताप के सापेक्ष स्थिर आयतन पर प्लस एक बार आयतन के सापेक्ष स्थिर ताप पर अवकलन कर दिया। यही तो करती थी मैं, यही तो करती थी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? हम जानते हैं, वी नो दैट आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप एवं आयतन का फलन है या नहीं? वही सेम समीकरण 3 है ये, है या नहीं? समीकरण 3 अवकलन कर दो इसका, तो अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डेल ई एक बार टी के सापेक्ष स्थिर आयतन पर समीकरण 4। ठीक है, इसके बाद चूंकि हम जानते हैं डेल ई ओवर डेल टी वी बराबर सी वी होता है कि नहीं होता, बराबर सी वी होता है। यह मान समीकरण 4 में रख दूं, यह मान समीकरण 4 में रख दीजिए। आप सोच रहे हैं मैं इसे बिल्कुल डिराइव करके क्यों बता रही हूं एक एक चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं कि कार्नोट साइकिल के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो ये है। ठीक है, अगर मैंने बात की है यह मान समीकरण 4 में रख दो, जैसे ही समीकरण 4 में यह मान रखोगे तो क्या आएगा, डीई बराबर सीबी डी टी प्लस डेल ई ओवर, सॉरी डेल ई ओवर डेल टी, सीवीडीटी सीवीडीटी, और यहां क्या बचा, डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी, समीकरण 5। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है? एनी डाउट? जल्दी मैसेज से बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। समीकरण सरल है बहुत। अब तक तो मैंने, अभी तक देखना अभी किस में अपना बिका बिका क्या बोलते विकराल रूप रखेगा। समीकरण 4 से डीई का मान समीकरण ए में रखने पर कहा था ना मैंने कि वहां ध्यान रखना कि मेरे काम की चीज रहेगी। समीकरण ए में रखोगे तो क्या आएगा, क्या था समीकरण ए, डीएस बराबर क्या था, क्या था वो था, डीएस बराबर डीई अपॉन टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। यही तो था, यही तो था। अब देखना इसको आगे सॉल्व करें तो डीई, इस वाले इक्वेशन में मान रखो, डीई का रखोगे तो क्या आएगा, सीवी डी टी अपॉन, ये डायरेक्ट अलग अलग कर लू, डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी अपॉन टी प्लस प्लस पीडीवी अपॉन टी। यहां से क्या आया, डीएस बराबर अलग अलग कर दू इन्हें, सीवी डी टी अपॉन टी प्लस डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी ओवर टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। होगा या नहीं होगा? क्या इन दोनों में से, क्या इन दोनों में से डीवी और 1 टी कॉमन नहीं आ रहा? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, ds बराबर सीवी डी टी अपॉन टी प्लस प्लस कॉमन लो, यहां से 1/t कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा डेल ई ओवर डेल वी टी प्लस p और dv कॉमन ले लिया है मैंने यहां, समीकरण 6। ये इक्वेशन कॉमन ली है, जो t बाहर ले लिया फर्क नहीं पड़ता, बस इसलिए कि थोड़ी अच्छी सी मतलब दिखने में थोड़ी सिस्टमेटिक लगे
इसलिए मैंने 1/t को यहाँ रखा है आगे और पीछे की तरफ dv को रखा है। आपका मन हो कि मैडम अब तक तो हम बाहरी कॉमन लेते आए हैं आगे की तरफ, तो आप ऐसे कर लेना, वो तो बाद में आपको सेट करके पीछे ही ले जाना पड़ेगा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि अभी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है इसका। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखना, अब क्या करें, समीकरण 2 व समीकरण 6 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 6 की तुलना करने पर, जरा तुलना पता है कैसे करते हैं? अगर मैं ये कहूं y बराबर 2x है, और अगर मैं ये कहूं कि 2y बराबर 5x है, तो इनकी तुलना कैसे करते हैं? y के गुणांकों की y के साथ, यहां y का गुणांक क्या है 1 और यहां y का गुणांक क्या है 2, तो ये दोनों बराबर। यहां पे y का x का गुणांक क्या है 2 और यहां पे x का गुणांक क्या है 5। लेकिन ये पॉसिबल तभी है, ये तुलना पॉसिबल तभी है जब ये दोनों इक्वेशन किसी एक चीज के बराबर हो। देखना समीकरण 2 देखना, यहाँ पे ये ds के बराबर है, समीकरण 6 देखना यहाँ पे भी ये ds के बराबर है, तो ही तुलना हो सकती है। कहीं आपके दिमाग में आया कि कुछ भी चीज की तुलना करते तो ऐसे नहीं करते। तुलना हमेशा जब करते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बराबर वैल्यूज हो। ये ds, ये भी ds के बराबर है, ये भी ds के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे राइट हैंड साइड्स, और राइट हैंड साइड्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो मैं गुणांकों की तुलना कर सकती हूं। तो देखना कैसे तुलना करेंगे। यहां पे ये क्या है, dt के साथ डेल s ओवर डेल टी v बराबर, यहां dt के साथ कौन है cv अपॉन t, समीकरण 7 है या नहीं, है या नहीं, समीकरण 7। और अब देखना ये चीज आ गई। अब ये वाली चीज देखना, ये dv का गुणांक है, ये भी dv का गुणांक है, तो ये दोनों गुणांकों की तुलना करोगे तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? यानी कि ये ऐसे डेल s ओवर डेल v t बराबर 1/t डेल e ओवर डेल v t प्लस p, समीकरण 8। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आगे चलूं। अब देखना, अब क्या कर रही हूं, समीकरण 7 का, समीकरण 7 का देखना, एक्चुअली मैं इसे डबल डिफरेंशियल करूंगी। क्या कर रही हूं मैं अपनी तरफ से, ये जैसे होता है ना इक्वेशंस में अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, मैं वही ऐड कर रही हूं। समीकरण 7 का स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन। जब भी मुझे आयतन के जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसे बाहर लगा दिया। आयतन के सापेक्ष किसका अवकलन करना है? इसका, डेल एस ओवर डेल वी, है या नहीं, डेल एस ओवर डेल टी। ऐसे इधर किसके सापेक्ष, डेल ओवर डेल वी, और किसका करना है सी वी अपॉन टी। हुआ या नहीं? अच्छा, डेल का गुणा मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि जब हम डबल डिफरेंशियल कराते हैं तो उस पर 2 आ जाता है। जैसे देखना कैसे, अगर मैं ये कहूं कि y बराबर आपको 4x² का अवकलन करना है और आपको निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। क्या निकालना होता है? आपको निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो एक बार निकालेंगे dy ओवर dx, और जो dy ओवर dx आएगा उसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो dy ओवर dx यहां से क्या आया, x² का अवकलन 2x और 2x का मल्टीप्लाई आगे होगा तो 8x। तो यहां से dy ओवर dx क्या आया बच्चों, 8x। अभी मुझे निकालना क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर।
निकालना है, d2y/dx² निकालना है, तो d2y/dx² निकालना है, तो यहां पे एक बार और अवकलन कर दूं इसका, तो क्या आएगा, इसका आएगा ऐसे ऐसे d/dx। एक बार और अवकलन करो तो क्या आएगा, सिर्फ x 8। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें डबल डिफरेंशियल कराना हो तो हम डिफरेंशियल एक बार करके दोबारा एक बार और डिफरेंशियल कर देते हैं। अब देखना, यहां देखना, मैंने इसका डिफरेंशियल करना है, तो देखो ये डेल है, यहां डेल है, बायोलॉजी वाले बच्चे ज्यादा प्रेशर ना लें, 2 लगा दें बस, और जो नीचे वाला है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें बराबर। अब देखो 1/t तो कांस्टेंट है, मैंने बोला स्थिर ताप पर, तो 1/t को तो ले लो बच्चों बाहर, और ऊपर इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल CB/डेल V। आया कि नहीं आया ये बताओ, और स्थिर ताप पर कर रहे हो तो यहाँ T लगा दिया मैंने, लगाओ मत लगाओ क्योंकि अब आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो, सभी को आ गया, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट हो? ये सारे पार्टिसिपेट, अच्छा 23 ऐड हैं ये, बाकी के सारे बच्चे फीस नहीं मांग रही। आगे थोड़ा दिमाग लगाओ कि आगे हम और क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ये अगर मैं समीकरण 9 दे दूं, अब देखना क्या कर रही हूं मैं, जो काम की चीजें नहीं है, अब यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, नोट करना है तो नोट कर, हाथ से नोट कर रहे हो तो और भी बढ़िया बात है, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स में तो मिलेगी ही चीजें। जो चीज मेरे काम की नहीं है, जैसे समीकरण 1 अब काम का नहीं, समीकरण 2 का जरूर काम पड़ेगा, ये काम का नहीं है, अब जरूरत होगी तो आप बता देना मुझे इक्वेशन क्या थी, चलो ये बाद में देख लेंगे, समीकरण 2 क्या था, अभी जरूरत पड़ेगी मुझे पूरे बोर्ड की। तो देखना यहां से, अब देखना क्या कर रही हूं मैं, इसका मैंने अभी हम जान, चूंकि आपको पता है CB बराबर क्या होता है, डेल E/डेल TV होता है कि नहीं होता। CB का यह मान समीकरण 9 में रख दो, CB का यह मान समीकरण 9 में रख दीजिए बच्चों। जैसे ही आप इसे समीकरण 9 में रखेंगे तो क्या आएगा, डेल 2S/डेल V/डेल T बराबर रखो 1/T, डेल CV की वैल्यू रखेंगे तो देखना, इधर देखना फटाफट से, डेल, एक तो डेल पहले से ही है और एक और डेल आ रहा है, तो देखो कैसे, डेल की जगह डेल रखो, CV की जगह क्या रखें, डेल E/डेल T V रखे कि नहीं रखे, और नीचे क्या है, डेल V है या नहीं, डेल V, और ये क्या है पहले से यहाँ पे डेल V। अब देखो क्या करें, यहां तक ठीक है। अब देखना डेल 2S/डेल V/डेल T बराबर 1/T, फटाफट देखना, ये डेल का मल्टीप्लाई वापस डेल से, तो डेल 2 हो जाएगा, डेल 2E होगा या नहीं होगा, डेल 2E, डेल का मल्टीप्लाई मैंने इससे करा दिया है, और नीचे से ऐसे लिख दिया डेल T/डेल V। चलो ये छोड़ो, इसमें नहीं लगाती कुछ भी मैं, चाहो तो आप लगा दो, लो ये लो V। समीकरण 10, कोई दिक्कत है समीकरण 10 में कैसे निकाला है मैंने, कोई दिक्कत है, चाहो तो आपका मन हो तो ऐसे लगा दो, चाहो तो अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये डेल/डेल T, डेल/डेल V को तो बाहर निकाल लो, और CV की जगह पर क्या लिख दो, डेल E/डेल T, मतलब तो वही है V। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको डाउट हो तो यहाँ, क्योंकि वो अभी बताऊंगी क्या चीज होती है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 10 कोई दिक्कत है, हाँ अब देखो
समीकरण 8 को ये सब अब क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे इसमें। ये डेल टू एस ओवर डेल वी डेल टी आ रहा है समीकरण 8 में, देखना समीकरण 8 में डेल एस ओवर डेल वी आ रहा है। अगर मुझे इसके बराबर करना है तो समीकरण 8 का स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या ऐसी इक्वेशन नहीं आ जाएगी? यानी कि मैं ऐसे कर रही हूं, समीकरण 8 का स्थिर आयतन पर, बाद में तुलना करेंगे इन दोनों की, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर, ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 8 का अवकलन करिए। जब अवकलन करोगे तो इधर क्या आएगा, डेल ओवर, एक स्टेप बढ़ा के लिख रही हूं जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, डेल ओवर किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। तो यहां तो आ जाएगा टी और अंदर क्या बचा है, डेल एस ओवर डेल बी। कर दिया, इधर अवकलन कर दिया, इधर करो। ये देखो, ये एक है और ये एक है। u इंटू वी का अवकलन क्या होता है, डी यू इंटू वी का अवकलन क्या होता है, पता है कि नहीं पता? एक बार क्या होता है, एक बार पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नियम? गुणन में अवकलन कैसे करते हैं, पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन, दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। मैं ये मान के चलती हूँ आपको ये तो आता है, फर्स्ट ईयर की फिजिकल में मैथमेटिकल जो दे रखी है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, इसीलिए उसको करवाना अनिवार्य होता है कि बायोलॉजी वाले बच्चे उन्हें समझ सकें। कम से कम पूरी यूनिट ना कराएं तो कुछ तो ऐसा सिखा दें कि जो सेकंड ईयर में काम आ सके। तो ये मान के चलते हैं सेकंड ईयर में बुक रखने से पहले कि आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि गुणन का मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। कोई डाउट? कोई डाउट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या सब ऐसे ही चल रहा है, या सब ऐसे ही चल रहा है? देखो आया कि नहीं आया, हाँ या ना, पहले तो बताओ। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा है, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? वेरी गुड, चलिए इसका अवकलन करते हैं। पहला कांस्टेंट ये u है और बच्चों ये v है, तो पहले क्या करेंगे, पहले u को कांस्टेंट, तो मैंने बच्चों u कांस्टेंट कर लिया। दूसरे का अवकलन करो तो दूसरे का अवकलन देखना क्या आएगा, इसका किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, डेल ई ओवर डेल वी, होगा या नहीं? और अभी पी भी तो बाकी है, पी को कांस्टेंट थोड़ी ना कहा है इसने, तो इसका एक बार और ताप के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये रहा, इसका कर दिया। होगी पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन, कुछ और तो बचा नहीं, माइनस अब देखो, सॉरी प्लस लगाया था, आएगा नहीं, प्लस ये कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो v है ना, ये v कांस्टेंट, u का अवकलन du, तो v कौन सा है, ये है, ये इसको कांस्टेंट रखिए, इसको कांस्टेंट रखोगे तो क्या आएगा, ये जैसा है वैसा की वैसा रख दो, डेल ई ओवर डेल v प्लस डेल p ओवर डेल, सॉरी प्लस p, और 1/t का अवकलन क्या होता है, बहुत बार मैंने बात की है, तो इसका डेल ओवर डेल टी 1/t का अवकलन कर दो, हो गया। अभी मैंने अवकलन किया नहीं है, सिर्फ ये स्टेप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखवाई है, आपके नोट्स में ये स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिख रही है, तो मैंने ये अपनी तरफ से कि आपको आता नहीं है ये मानते हुए मैंने इसका अवकलन खोल के बताया है। अब देखना मैं क्या करूं, ये बिटा दूं ना, अब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे बाद में, किसी इक्वेशन की मिटाना जरूरी है। अब देखना, करें इसका अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो डेल 2s ओवर डेल टी डेल v हुआ या नहीं, बराबर बच्चों 1/t, ये देखना डेल 2e अंदर कर दो, डेल 2e ओवर डेल टी डेल v होगा या नहीं,
प्लस डेल पी ओवर डेल टी। इसका करो अवकलन। इसका अवकलन होता है 1/x का x के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस के 1/x²। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/t²। और यहां से क्या आया, डेल ई ओवर डेल वी प्लस पी। कोई दिक्कत है? अभी रिजॉइन कर रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं।